वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भाई हम अपने जो क्लास 7 की ज्योग्राफी है तो उसका चैप्टर सेकंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका इन्वायरमेंट वातावरण वो हो चुका है। तो उसका आज चैप्टर है जो 7 करेंगे। तो एनसीईआरटी भाई मैं बिल्कुल एक एक लाइन करवाऊंगी, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम में आ रहे हैं ना, एग्ज़ाम में जो हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं वहाँ से एग्ज़ाम नहीं बन रहे, काफ़ी डीप लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो देखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने जो बिल्कुल ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, एनसीईआरटी की का जो चैप्टर है वही रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना चैप्टर। सेकंड चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे आज के भाई हमारी जो अर्थ है, जो अर्थ की लेयर जिस पे हम खड़े होते हैं, भाई ज़मीन है, पानी है, उसके नीचे भी क्या है, तो ये हम देखेंगे। और वो कैसे कैसे बनी है, कैसे कहाँ कहाँ तक क्या क्या है, तो ये हम सब कुछ जो अर्थ है उसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन है भाई इम्पोर्टेंट कि जो अर्थ है वो डायनामिक प्लेनेट है, ठीक है। डायनामिक प्लेनेट का क्या मतलब है कि भाई डायनामिक होता है फ्लेक्सिबल, जहाँ पर चीज़ें फिक्स ना हो, ठीक है। जहाँ पर चीज़ें फिक्स ना हो तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, उसको बोलते हैं डायनामिक। तो जो अर्थ है वो डायनामिक है, पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो अर्थ एक डायनामिक प्लेनेट है जिसमें कि कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, मतलब अंदर और बाहर चेंजेस जिसमें होते रहते हैं। फिर है कि भाई क्या क्या चेंज होते हैं और कैसे होते हैं वो चेंज, तो उसके बारे में आज हम बाहर का नहीं अंदर का जानेंगे, ठीक है। अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्यों होते हैं, किस चेंजेस का बाहर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अंदर की अगर हम बात करें तो वैसे तो बोला जाए तो अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अनदर, मतलब के सेवरल इसमें लेयर हैं, लेकिन मेनली उस लेयर को फिर क्या बोल देते हैं, 3 लेयर्स में बांट देते हैं। वैसे तो इसमें कई हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसे धसी हुई है, ठीक है। तो सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है भाई उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट। मेनली अभी हम 3 लेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास 7 का है। आगे इसका जो लेवल है वो डीप होता जाएगा, हम आगे फिर इसमें फर्दर आगे और भी डिवाइड कर रखी है ये लेयर, वो नेक्स्ट क्लास की जो एनसीईआरटी रहेगी उसमें रहेगा, ठीक है। तो आज की जो चैप्टर है इसमें मेनली 3 लेयर्स के बारे में दिखाया गया है। तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर बोला जाता है, ऊपरी लेयर मतलब, उसको बोला गया है भाई क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट वो कौन सी, देखो ये जो डायग्राम है इसको समझ लो, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये वाली जो लेयर है ना, ये ऊपर वाली बिल्कुल, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको पता भी चल रहा होगा, एक ये है, इसके नीचे मेंटल है, इसके नीचे ये कोर है, ठीक है। इसलिए डायग्राम से आपको पता भी चल रहा होगा ये वाली लेयर आपको सबसे पतली दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा भाई, क्रस्ट लेयर को सबसे थिनेस्ट लेयर हो गई, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर हो गई, अपर मोस्ट लेयर, ठीक है। अगर थिनेस्ट की बात करें ना तो इसके वैसे थिन नहीं है, इसकी जो ये गहराई है, वैसे तो ऊपर से ये जो मेंटल तक की गहराई है ये 35 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर वैसे पतला नहीं होता, लेकिन इस जो बाकी की लेयर है उसके अकॉर्डिंग ये सबसे पतली लेयर होगी। अब जो क्रस्ट लेयर है उसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट लेयर को कहाँ तक बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है क्रस्ट लेयर को। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्या होती है भाई, जो महाद्वीपों की क्रस्ट है, मतलब कि जमीन वाली जो लेयर है, जमीन जिस पे हम खड़े होते हैं, जो अर्थ का सरफेस है जिस पे हम खड़े होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पहाड़ हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या रहेगा, ये आएगा भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। ओशियनिक क्रस्ट होते हैं जहाँ पर जो बाकी का जो हमारा हिस्सा है, जैसे 70% क्या है, 70% पानी है, महासागर है,
तो 70% जो हिस्सा, उसके नीचे भी तो कुछ ना कुछ होगी ना, पानी के नीचे भी तो कोई, अब हम पानी में कुछ चीज़ें डालते हैं तो कहीं ना कहीं जाके तो रुक रही है ना। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। मतलब पानी के नीचे से जो जमीन शुरू होती है और वो अंदर तक जो जाती है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये तो है 35 किलोमीटर गहरी, इसकी जो गहराई है वो है 35 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट की है उसकी है 5 किलोमीटर। ये फिगर याद रखना, एग्जाम में एनसीईआरटी का ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट रहेगी वो 35 किलोमीटर रहेगी और जो ओशियनिक है वो 5 किलोमीटर रहेगी। इधर कॉन्टिनेंटल इधर ओशियनिक, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है। फिर भाई जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी है, वो बनी है सिलिका और एल्यूमिना से, ठीक है। ये है सियाल, मतलब सियाल बोलते हैं इसको बोलते हैं सीमा। मतलब सियाल SI से है भाई सिलिका, AL से है एल्यूमिना, और ये है SI से है सिलिका और MA से है मैग्नीशियम। तो मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें सियाल पाया जाता है, मतलब सिलिका और एल्यूमिना की जो मात्रा है वो पाई जाती है ज़्यादा, इसलिए उसको सियाल क्रस्ट बोला जाता है। और जो ओशियनिक जो क्रस्ट है उसमें सीमा पाया जाता है, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये याद रखना यहाँ पे। इसके जो नीचे की क्रस्ट है, इसके नीचे की क्रस्ट है ये है मेंटल, ठीक है। आगे हम इनर मेंटल आउटर मेंटल के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो 3 लेयर है मेन उसके बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि हम क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके आगे जो लेयर है, ये जो अंदर वाली सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये है कोर, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया, सिलिका एल्यूमिना, और इसमें सिलिका मैग्नीशियम पाया जाता है ओशियनिक और ओशियनिक क्रस्ट में, ठीक है। इसके जस्ट नीचे क्या है भाई, मेंटल क्रस्ट के जस्ट नीचे है मेंटल लेयर, ठीक है, जिसकी गहराई कहाँ तक है याद रखना, 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। एक एक जो लाइन है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो किससे बनी है भाई, अगर मैं ये जो मेंटल लेयर की पूछे तो आपसे बनी है वो मैग्मा से, ठीक है। उसमें मैग्मा की जो मात्रा है वो पाई जाती है, और जो वो सियाल और सीमा से बनी है क्रस्ट वाली। इसके जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो हमने अभी डायग्राम में देखी थी वो है कोर, ठीक है, जिसका रेडियस देखो ऐसे अर्थ है तो ये क्या रहेगा भाई, इसका रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। हिंदी वालों को अगर ना समझ में तो त्रिज्या, ठीक है। तो उसका जो रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर तक, ठीक है, 3500 किलोमीटर तक है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ, भाई किससे बनी है ये, निखिल और आयरन से। मतलब निखिल और आयरन, इसको नाइफ लेयर बोला जाता, ठीक है। नाइफ लेयर मतलब Ni से निखिल और Fe से फेरियस। फेरियस और आयरन एक ही होता है, ठीक है, इसे ये रहा फेरियस, ठीक है, और इसी को फेरियस को ही आयरन बोला जाता है, इसलिए इसको नाइफ लेयर बोला जाता है। एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन, ठीक है। जो सेंट्रल कोर है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रह रहा है भाई, जहाँ जो सेंट्रल कोर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर और जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा रहता है। फिर के भाई यहाँ पर जो रॉक्स और मिनरल्स, क्या क्या जो अर्थ का क्रस्ट है, अभी हमने तीनों लेयर पढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम जिस चीज़ पे खड़े हो रहे हैं, जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटी जहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें ये भी पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे कौन सी रॉक्स पाई जाती है, किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या रहती है, माइनिंग वगैरह की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग कृषि की जाती है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें किस चीज़ से वो बनी है, ठीक है। तो क्रस्ट किससे बनी है भी, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से, ठीक है। अब वेरियस टाइप विभिन्न प्रकार की जो चट्टान है उससे बनी है। तो अभी ये भी तो पता होनी चाहिए कि भाई चट्टान क्या है। तो चट्टान क्या है भाई, ये डेफिनेशन पूछी गई है। चट्टान क्या है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब कहने का क्या है, जो चट्टान जो बनी हुई है वो एक नेचुरल प्रोसीजर से मिनरल का डिपोजिशन है, ठीक है। लेकिन
नेचुरल प्रोसीजर क्यों बोला गया है कि ये हमने नहीं बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2-4 ट्रक मिट्टी एक जगह डाल दी और उसके ऊपर फिर हमने कुछ एनिमल्स के प्रोडक्ट ऐसे बिछा दिया है, फिर कुछ ऐसे कर करके ऐसे नहीं बनाई गई है। ये नेचुरल तरीके से बनी हुई है। वो नेचुरल तरीका वो क्या है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो नेचुरल तरीके से जो ये रॉक्स, ये चट्टानें जो बनी हुई हैं, उसको हमने आगे 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो एक तो है इग्नियस रॉक, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक किसको बोला जाता है भाई, ठीक है। इग्नियस जो रॉक है वो किसको बोला जाता है, इग्नियस रॉक होती है जैसे कि भाई अंदर क्या है, मेंटल जो लेयर है वहाँ से प्रेशर से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है जिसकी वजह से, गर्माहट की वजह से, मतलब टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तो उस गर्माहट की वजह से चट्टानें हैं जो पिघल जाती हैं। तो चट्टानें पिघलेंगी तो वो कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें लिक्विड हो जाती है और इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो वो फूटेगा भी कहीं ना कहीं, तो उसको बोला जाता है भाई ज्वालामुखी, ठीक है। तो वो ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है अंदर की गर्मी की वजह से, तो वो बाहर निकलता है, बाहर होती है, फिर अंदर की गर्मी के अकॉर्डिंग बाहर बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर कम मिलता है, बहुत ज़्यादा ठंड मिलती है, तो वो जो मैग्मा बाहर निकल रहा है फूट के वोल्केनो के थ्रू, मतलब ज्वालामुखी के थ्रू जो मैग्मा बाहर निकला है वो जम जाता है बाहर आने के बाद। तो उसी प्रोसीजर क्या हुआ भी, ये नेचुरल प्रोसीजर है, ठीक है। इसी प्रोसीजर के थ्रू फिर बन गई इग्नियस रॉक, ठीक है। इसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक। जब मैग्मा बाहर निकल के ठंडा हो जाता है तो उसको इग्नियस रॉक। दूसरा नाम इसका पूछ ले तो इसका दूसरा नाम क्या है भाई, इसका दूसरा नाम है प्राइमरी रॉक। ये प्राइमरी रॉक भी है। आगे जो इग्नियस रॉक है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो इंट्रूसिव रॉक और एक है एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो इंट्रूसिव जो रॉक है उसको वो कैसे बनती है भाई, जब मैग्मा यहाँ से उठा, सोचो ये लेयर है जो ये मेंटल से उठता, ज़्यादातर जो मैग्मा है वो मेंटल लेयर से, तो यहाँ से उठा और अंदर ही कहीं जम गया, मतलब मैग्मा जो वोल्केनो की जो स्पीड थी, वोल्केनो को जो बाहर निकलने की स्पीड थी वो कम थी और वो अंदर ही जम गया। तो अंदर क्या होगा भाई, अंदर वो धीरे धीरे जमेगा, क्योंकि अंदर तो गर्मी तो है ही ना, बाहर जितनी ठंड तो है नहीं, तो उस गर्मी की वजह से वो धीरे धीरे जमेगा। तो उसको बोला जाता है भाई इंट्रूसिव रॉक। जब अंदर ही मैग्मा वो जम जाता है उसको बोला जाता है इंट्रूसिव रॉक। जब वो मैग्मा बिल्कुल सरफेस पे आकर जमता है, ठीक है, उसको बोला जाएगा एक्सट्रूसिव रॉक। ये याद रखना, तो बाहर आके जो जमेगा उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव रॉक। अब इसके आगे देखते हैं जो एक्सट्रूसिव जो रॉक रहेगी, एक्सट्रूसिव इग्निशियस जो रॉक रहेगी उसका क्या रहेगा भाई, वो बिल्कुल एकदम से जमती है, ठीक है, वो धीरे धीरे नहीं जमती, वो सडन जम जाती है। तो उसको क्या रहेगा, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर रहेगा उसका, ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे दानेदार उससे वो स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। जो बाहर जो मैग्मा आया है और तब वो जमा है, जिसकी वजह से क्या बनता है भाई, बेसाल्टिक जो चट्टान है वो बनता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से। अगर हम दक्कन पठार की बात करें, दक्कन प्लेट्यू की बात करें, दक्कन का जो पठार है, महाराष्ट्र में दक्कन का जो पठार है वो एग्जाम्पल है बेसाल्ट रॉक का, ठीक है, बेसाल्टिक रॉक का वो एग्जाम्पल है, ठीक है। जब अंदर ही मैग्मा जमता है तो मैंने क्या बताया था, उससे बनती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। वो क्या होगा, क्योंकि अंदर पूरी ठंड नहीं है कि भाई एकदम से ही वो जो मैग्मा फूटा था और वो एकदम से जम जाएगा, तो उसको क्या है, उसको जमने में टाइम लगेगा। तो जब ज़्यादा लंबा टाइम लेती है ना, जब वो मैग्मा है ज़्यादा लंबा टाइम ठंडा होने में लेगा तो उससे बनती है भाई ग्रेनाइट, मतलब कि इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है। और इसको जैसे हम मसाले वगैरह जो पीस लेते हैं ना, एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि भाई जो मसाले हैं, ग्रेन्स हैं, उसको पीसने के लिए जो पत्थर यूज किया जाता तो वो किससे बनता है, तो वो बनता है भाई ग्रेनाइट से, ठीक है। और ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल मैंने बताया है, इंट्रूसिव रॉक का है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इग्नियस रॉक जैसे बन गई। अब इग्नियस रॉक जो बनी है, इग्नियस रॉक सोचो इसके अर्थ के बाहर यहाँ जो इग्नियस रॉक जो बनी है तो हवा भी आएगी, पानी का तेज बहाव भी आता है,
तूफान भी आते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो चट्टानों पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से वे टूट कर क्या होती हैं, लुढ़क कर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। अब जहां पर वो जाएंगी वो लुढ़क रही है तो क्या हो रहा है, उस पे घिसाव लग रहा है, ठीक है, वो पत्थर टूट रहे हैं, वो दूसरे पत्थरों को भी तोड़ रहे हैं। तो ये जो टूटना फूटना है ना, जो इग्नियस रॉक का जो ये टूटना फूटना है, छोटे छोटे सेगमेंट में जो बन जाते हैं, इसी को याद रखना, इसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसको मतलब जो छोटे छोटे पत्थर टूटने हैं इस प्रोसेस को तो बोलते हैं सेडिमेंट, ठीक है। ये जो छोटे पत्थर जो बन जाते हैं इसको तो बोलते हैं सेडिमेंट्स। जब ये सेडिमेंट्स हैं, अब सोचो ये सेडिमेंट्स ये तो है नहीं कि भाई उड़ते ही रहेंगे या पानी में बहते ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि ये सेडिमेंट है, जो ये जो टूटी हुई चट्टानें हैं, ये कहीं ना कहीं रुकेंगी भी। जहां पर ये रुक जाती हैं वहाँ पे क्या है, एनिमल्स के प्रोडक्ट या कोई मरा हुआ है एनिमल्स, मरा हुआ पशु पक्षी या कोई जीव छोटा छोटे जो जमीन में होते हैं, ठीक है, घास फूस कुछ भी जो मतलब कि इनके आसपास जो भी जमता है फिर और जो चीज़ें गिर जाती हैं उनके ऊपर फिर से जो चट्टानें हैं टूट फूट के आके इस पे जम जाती हैं। तो ये जो ये लेयर बनती जाती है ना, इससे बनती है फिर सेडिमेंट्री रॉक। क्या बनती है, इससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सैंडस्टोन, जो रेत है भाई जैसे, ठीक है, ग्रेन्स ऑफ सैंड, ठीक है, रेत था, रेत उड़ के आया है, ठीक है, या जो मतलब रेत का जो टीला था पूरा वो उड़ के या उससे टूट के आके कहीं गिरा है, उसके ऊपर प्लांट्स का जो डिपोजिशन हो जाता है, प्लांट्स जो टूट फूट के गिर जाते, टहनियाँ गिर जाती हैं, पशु पक्षी जो मरे हुए रहते हैं जंगलों में या इधर उधर से जो आती हैं चीज़ें, तो उनका डिपोजिशन भी उसी पे होता है। फिर दूसरा और बाकी की लेयर उस पर आके जमती रहती, तो उससे बन जाता भाई सेडिमेंट्री रॉक सारा, ठीक है। तो भैया अब सेडिमेंट्री रॉक भी बन गई, इग्नियस रॉक भी बन गई। फिर क्या होता है, जब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक बनी हुई है, अब इस पे क्या है, टेम्परेचर जैसे दबाव आता जाएगा प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जब ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है इन चट्टानों पर, इग्नियस पे और सेडिमेंट्री चट्टान पर, तो क्या बनता है भाई, उससे बनता जो चेंज होता है उसमें वो मेटामॉर्फिक रॉक। वो चेंज क्या रहेगा भाई, उसके केमिकल जो कंपोजिशन है, जो चट्टान केमिकल कंपोजिशन, ये चट्टान जिस केमिकल कंपोजिशन से इग्नियस और सेडिमेंट्री जो चट्टानें बनी है, तो वो उस केमिकल में चेंज होने लग जाता है, ठीक है। तो उस वजह से फिर क्या बोलते हैं भाई, उस जो चेंज होता है और जो वो नया चेंज के बाद जो नई चट्टान निकल के आती है, उस चीज को बोलते हैं भाई मेटामॉर्फिक चट्टान, ठीक है। आई होप मैं क्लियर समझा रही होंगी आपको, बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल भाई जो क्ले है जैसे, ठीक है, क्ले है वो किस में चेंज होती है, स्लेट में। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, क्ले किस में चेंज होती है, स्लेट में। लाइमस्टोन है वो चेंज होती है मार्बल में, ठीक है। मतलब लाइमस्टोन जब तक है, लाइमस्टोन क्या रहेगी, लाइमस्टोन जब तक है वो रहेगी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है। और उसके बाद फिर जो चेंजेस उसमें केमिकल जो चेंजेस हो जाते हैं ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर से एंड प्रेशर से, तो उसके बाद जो चेंज हो जाते हैं उसमें वो बन जाती है मार्बल, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, रॉक्स यूजफुल तो है ही हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हर जगह ये रॉक्स, हम पत्थर तो यूज करते हैं ना, कहीं पे हम फाइन ग्रेड यूज में करते हैं भाई, सीमेंट यूज करते हैं, कहीं पे हम ईंटें यूज करते हैं, कहीं पे हम मार्बल यूज करते हैं। तो क्या पत्थर तो हम घर बनाने से लेकर रोड बनाने से लेकर हर जगह हमें पत्थर की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। अब जैसे रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन से, तो रेड सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल हुआ भाई, सेडिमेंट्री रॉक का। ये ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का। ताजमहल किससे बना भाई, व्हाइट मार्बल से, तो मार्बल किसका एग्जाम्पल हुआ, मेटामॉर्फिक का, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है भाई साइकिल। भाई ये जो मैंने बताया है इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक सारे लुढ़क के जो बनी है, टूट फूट के जो पत्थर टूट फूट जाते हैं, सेडिमेंट्री बनी है, फिर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उसी को तो क्या बोलते हैं, ये चट्टान सर्कल ही तो है, एक साइकिल ही तो चल रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, रॉक साइकिल। भाई देख ये इसमें दिखा रखा है, यही दिखा रखा है कि पहले जमीन है,
धरती के अंदर क्या हुआ, इसलिए हमने धरती के अंदर का पढ़ा था क्योंकि 2900 किलोमीटर तक क्या है, मैग्मा है, जो मेंटल लेयर है 2900 किलोमीटर तक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है भाई, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है यहाँ पे इस लेयर में, जिसकी वजह से जो चट्टानें हैं वे बिल्कुल मेल्ट हो जाती हैं। अब वो मेल्ट होएंगी तो भाई अंदर तो जा नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, ठीक है। अंदर कितना लेगी ज़मीन, तो उसके बाद वो बाहर जब फूट के निकल रहा है तो बाहर ठंड है और ये बन गई इग्नियस रॉक। जब वो जो मैग्मा वो बाहर निकला फूट के तो इग्नियस रॉक। फिर इग्नियस रॉक है भाई, इग्नियस रॉक तेज हवाओं से, पानी से, तूफान, साइक्लोन जो ये आते हैं तो इनसे क्या है भाई, इनसे टूट फूट के आ जाते हैं, यह सेडिमेंट बन जाते हैं, सेडिमेंट यहाँ पर, ठीक है। इन सेडिमेंट जो ये इधर जगह बची हुई है इनमें कुछ कुछ जम जाता है, ठीक है। कोई प्लांट्स का जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, ठीक है, घास है। अब जो घास में कुछ होते हैं ना, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ छोटे छोटे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी उनका भी डिपोजिशन होता रहता है इसमें। ऊपर से फिर से इसमें कुछ चट्टाने टूट फूट के आ जाएंगे, तो जो ये लेयर बनती है भाई इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फिर जो पूरी ऐसे लेयर बन जाती है डिपोजिशन से बार बार, तो उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक में जो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इन चीज़ों से, ठीक है, तो फिर जो चेंज आता है, केमिकल जो चेंजेस उसमें बनता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। वो बनता है भाई मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक फिर से किस में बनता है, मैग्मा में। मेटामॉर्फिक रोग, जो मेटामॉर्फिक जो हमारी चट्टान है उसमें फिर से देखो अब क्या है ना, हमारी जो चट्टान की लेयर है उसमें प्रेशर, जो तापमान है और दबाव है वो हमेशा बनता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ज़्यादा बनेगा, वो यहाँ से ज़्यादा बनने से क्या हुआ है भी मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहाँ से जब ज़्यादा मेटामॉर्फिक रॉक में जो चट्टान, ये तापमान है और दबाव है ये ज़्यादा बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये मैग्मा वापस से पिघल जाएंगी, ये चट्टान ना वापस पिघल जाएगी। फिर वही प्रोसीजर रहेगा कि भाई मैग्मा कहाँ जाएगा, मैग्मा फिर से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने से वो इग्नियस। तो शायद ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं यही आपको। इसके बाद देखते हैं, हाँ, फिर ये बता रखा है कि भाई जो रॉक है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि डिफरेंट मिनरल से। अब ये रॉक भी जो चट्टाने जो बन रही है भाई मैग्मा के ठंडे होने से, तो कुछ ना कुछ तो इनमें होगा ना, कंपोजिशन कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये देख लो हमारा शरीर ही है, शरीर में भी कुछ ना कुछ तो है ना, वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ऐसे ही जो चट्टान है वो भी तो किसी तत्वों से मिलकर बनी है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मिनरल उसी को तो बोलते हैं। वो नेचुरली है ये, ठीक है। ये भी क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, जिसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मिनरल बोलते हैं। और उस मिनरल से ही हमारी क्या बनती है भाई, चट्टान बनती है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का चैप्टर है भाई ये होता है ख़त्म, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। और अगर आपको अच्छा समझाने का तरीका है जो ये आपको अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ऐसे करके हम सारा जो एनसीईआरटी का अपना है वो सारा एक एक चैप्टर वाइज करके सारा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना, लेकिन बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट एक लाइन भी ना छूटे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।